हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली आपके कोर्स की वीडियोस हैं वो आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के या बिना किसी प्रॉब्लम के आप देख सकें। सो वी वर डूइंग रोटेशनल मोशन। उसी रोटेशनल मोशन के अंदर जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। We all are familiar with the term inertia in linear motion. We have studied about it. कि फर्स्ट लॉ जो सा था न्यूटन का, वो क्या कहता था कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन इन अ कॉन्टिन्यूस वे मोशन इफ इट इज नॉट एक्सपीरियंस बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मोशन में ही रहेगी, अगर अनलेस जब तक कि उसके ऊपर कोई क्या है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। तो ये जो बॉडी की टेंडेंसी होती है अपनी किसी भी स्टेट को रीगेन करने की, इसको हम लोग क्या बोलते थे? इनर्शिया। ये तो था कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर मोशन के अंदर, लेकिन जो रोल हमारा लीनियर मोशन के अंदर इनर्शिया था, और इनर्शिया को हम किससे जोड़ करके देखते थे? मास से, कि जितना ज्यादा हैवी वेट होगा, जितना ज्यादा हैवी मास होगा किसी बॉडी का, उतना ही इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा उसका। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह यहाँ हम क्या करते हैं, उस मास को किसने चेंज किया है, उस मास का ही एनालॉग है एक, वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो वी हैव स्टडीड हियर like just as inertia in linear motion, a body in rotational motion at rest cannot start rotating itself about an axis on its own, and a body rotating about a given axis cannot stop itself on its own. So this is known as the inertia of rotational motion as well. रोटेशनल मोशन में भी क्या होता है कि अगर कोई भी आपकी एक फिक्स एक्सिस होती है, आपको मैंने बताया था कि रोटेशनल मोशन कैसा होता है कि कोई भी जो आपकी रिजिड बॉडी होती है वो अबाउट अ फिक्स एक्सिस रोटेट करती है, सच दैट उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उस रिजिड बॉडी के, दे ऑल विल फॉर्म अ सर्कुलर पाथ और ट्रेस अ सर्कुलर पाथ वेयर हुज सेंटर विल लाई ऑन दिस फिक्स एक्सिस। तो यहाँ भी अगर आपकी बॉडी क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो क्या करती है, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रही है तो वो खुद ही रोटेट करती रहे, खुद स्टॉप नहीं कर जाएगी वो, अनलेस इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। सिमिलरली इफ इट इज इन एट रेस्ट इट विल नॉट स्टार्ट रोटेटिंग ऑन इट्स ओन। तो ये वही कॉन्सेप्ट जो इनर्शिया वाला होता है हमारा लीनियर मोशन का, वही सेम हमारा किसमें भी फॉलो होता है, रोटेशनल मोशन में भी फॉलो होता है। So, a quantity that measure the inertia of rotational motion of a body is called rotational inertia or moment of inertia. जैसे कि जो क्वांटिटी क्या करती है, इस इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन को मेजर करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि लीनियर मोशन में इनर्शिया को मेजर कौन करता है? व्हाट इज द मेजर, मतलब कैसे पता लगेगा कि बॉडी के पास कितना इनर्शिया है? तो उसके लिए हम किसको किस पैरामीटर को एक स्टैंडर्ड मानते हैं? हम मानते हैं मास को, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इनर्शिया भी होगा। अच्छा, मान लीजिए अभी कोई भी लाइट वेट बॉडी है, उसे आपको मूव कराना है तो बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, विद अ लिटिल फोर्स भी वो क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। लेकिन अगर आप एक हैवी वेट बॉडी ले लो जिसका बहुत मास है ना, बहुत हैवी है वो, तो और वो क्या करेगा कि उसको आपको हिलाने के लिए क्या होगा? ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, सो यहाँ भी क्या है, तो हमारा जो इनर्शिया लीनियर मोशन में है वो मास से रिलेटेड है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो और यहाँ क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास को ही काट कर मास की ही जगह पर क्या रखा गया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट रखा गया है रोटेशनल मोशन के अंदर। So this rotational inertia plays the same role in rotational motion as mass plays in the linear motion. So ये तो था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम रोटेशनल मोशन के अंदर ही क्या कैलकुलेट करेंगे? अपनी काइनेटिक एनर्जी। देखिए सभी पैरामीटर सेम चलेंगे लीनियर मोशन में, जैसे जो जो पैरामीटर हमारे चलते थे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वही जो पैरामीटर्स है रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी चलेंगे हमारे। सो नेक्स्ट है जो इसी के अंदर, वो टॉपिक हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो उसका हम एक प्रॉपर जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से ये जो अटेन है करती है बॉडी कोई भी काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस। लीनियर मोशन में तो हम कह देते हैं कि दिस बॉडी इज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। लेकिन अब अगर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसे रोटेशन के फॉर्म में ही एक्सप्लेन करेंगे कि दैट इट इज द एनर्जी possessed by the body on accounts of its rotation about a given fixed axis। सी अगर कोई भी बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, तो उसके पास क्या, उस बॉडी के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। सो यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं, वी हैव अ रिजिड बॉडी। यहाँ हमने कोई भी एक रिजिड बॉडी ली है जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रही है। किसके अबाउट रोटेट कर रही है? वो
जेड एक्सिस फिक्स पोजिशन एक्सिस है जो सी जेड एक्सिस उसके अबाउट रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर मोशन होता है तो लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं। अब एंगुलर मोशन है तो हमने किसकी बात की है, एंगुलर वेलोसिटी की। ये एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन ये मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस अब तक विजिट नहीं की हैं तो एक बार जा करके उन्हें गो थ्रू करें उन वीडियोस को, और फिर आप ये वीडियो मेरी देखें तो आपको बेहतर तरीके से जो ये टॉपिक है वो समझ में आएगा। So let the body consist of a particle having mass m1, m2, m3 up to so on. It may be mn if we are considering that there are n particles present in the rigid body at a perpendicular distance r1, r2, r3 from the axis of rotation. यहाँ हमारे पास पार्टिकल क्या है, m1 है, ठीक है, having mass m1 which is moving with velocity v1 and at a distance perpendicular distance r1 from this fixed axis. Similar is the concept for the mass m2. And similarly is for m3 and it's so on. ऐसे ही n particles होंगे at n perpendicular distance and they are moving with different velocities. Now as अब आप अच्छा ठीक है, इसमें हमने ये बात आपने ध्यान रखनी है जो प्रीवियस वीडियोस में भी हमने काफ़ी इसके ऊपर डिस्कस किया है कि जो रिजिड बॉडी होती है जब वो रोटेट करती है तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमेशा सेम रहती है, कि सेम टाइम पे वो क्या करती हैं अपना एक जो प्रॉपर सर्कुलेशन है वो कंप्लीट करती हैं अबाउट द फिक्स एक्सिस। तो इसीलिए सभी पार्टिकल की जो ये वेलोसिटी है वो सेम रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लीनियर वेलोसिटीज की, v विच इज गिवन बाय r क्रॉस ओमेगा, r इंटू ओमेगा, तो वो क्या करती है, वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि r हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड एक्सिस, तो r डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, ये जो पूरी क्वांटिटी लीनियर वेलोसिटी है सभी पार्टिकल्स की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। So as a body is rigid, all the particles of the body complete one revolution about OZ in the same time. वही बात है जो मैंने आपको बताई है अभी. So their angular velocity will remain same, that is omega. However, the distance of the particle from the axis of rotation is different. That is why their linear velocities will vary. Of course, if v1, v2 and v3 are the respective linear velocities of the particle, which is given by the relation v1 equals to r1 omega, similarly is for v2 and v3. Now we are calculating the kinetic energy for the first particle having mass m1, which is given by half mv square होता है हमारे पास in linear motion. Similarly, we are using the same analogy for that. Half m1 will be the mass for the first particle and v1 square is the velocity, and v1 is given as r1 omega for rotational motion. So we are substituting this value of v1 from here to here, and finally we'll have the kinetic velocity as half m1 r1 square into omega square. So this is for the particle number 1, which is present at having mass m1, which is at distance r1 from the fixed axis of rotation. Similarly, for the other particles present in the rigid body, their velocities will be half m2 r2 square omega square and up to so on. This will go up to n particles. Okay. Now we have to calculate the total kinetic energy of rotation of the body. So it will be given by adding the individual kinetic energy of all the particles, so that we can calculate the total kinetic energy of the rigid body. तो यहाँ we are calculating, we are adding the kinetic energy for individual particles. This is for particle 1, this is for 2, and this is for 3, and up to so on it will go. Now we are considering here for 3 particles only. तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, on rearranging using mathematical way, हाफ इसमें से कॉमन ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, बाकी सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एज सच m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर. सो फाइनली अगर मैं हाफ आपका एज सच है, ओमेगा आपका एज सच है, अगर आप ये जो बीच वाली क्वांटिटी आपकी थी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, तो इन सबको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दूँ, इकट्ठा करके समेशन का यूज करके हम लिख सकते हैं, तो वो क्या आएगी mi ri स्क्वायर. तो ये आपकी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगी. अब आपके पास ये जो mi ri स्क्वायर है ना, एक ये नया पैरामीटर निकल करके आया है. इस पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिजिकली मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जो सा है इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन उसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है प्रॉपर वो हम यहाँ डिड्यूस कर रहे हैं. यहाँ पे हमने निकाला है और वो क्या आ रहा है, समेशन i इक्वल्स टू 1, i रन्स फ्रॉम 1 to n, दैट इज फॉर n पार्टिकल्स, mi ri स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल I. तो उसकी नोटेशन क्या है, कैपिटल I. Here this capital I is known as the moment of inertia of the body about the given axis of rotation. इसमें जो mi क्या होगा, मास ऑफ द ith पार्टिकल. रेंडमली अगर हम कोई पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं विच इज एट डिस्टेंस ri फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी
अगर आपका एक पास एक फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक, आपका जो कोई भी पार्टिकल ये बॉडी है उसके अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक, और जो बॉडी है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। आपने इस बॉडी के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, आपने कोई भी रैंडमली पार्टिकल mi ले लिया जिसका मास मतलब mi था, और ये पार्टिकल इस फिक्स्ड एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ri डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं mi स्क्वायर कर दूं तो ये मुझे क्या देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया था ये सेम वे में काम करता है, ये मास का एनालॉगी है। लीनियर मोशन के अंदर जहां हम मास यूज करते हैं, वहां हम रोटेशनल मोशन के अंदर क्या यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो सिर्फ मास नहीं है, मास के साथ साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी स्क्वायर होगा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन जिसको हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें जो ये क्वांटिटी हमारी निकल करके आई है जिसे हमने मोमेंट ऑफ एनर्शिया कहा है, मैं इसकी जगह आई रखती हूँ तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का, एंड इट कम्स आउट टू बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमारे उसमें क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। लीनियर मोशन के अंदर होता था हाफ, तो ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट है, नो चेंज। मैंने क्या बताया था कि लीनियर मोशन में जो मास काम करता है वही काम क्या करता है रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए जहां मास था वहां हमने किसको रिप्लेस किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को। और जहां लीनियर वेलोसिटी थी वहां हमारी कौन सी वेलोसिटी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, क्योंकि मूवमेंट क्या हो रही है, अबाउट द एक्सिस हो रही है, रोटेशन हो रही है, तो इसीलिए ये एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास किसका आया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा अगर हम वो कर लें, डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो हमने डिराइव कर लिया, ठीक है, इसको रिड्यूस किया हमने इस फॉर्म में। अब हम बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा फिजिकली एक्सप्लेन करेंगे, दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, sum of the product of the masses of all the particles of the body and their square of the distance from the axis of rotation। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम क्या करते हैं, जितने भी पार्टिकल हैं उनके मास का सम करते हैं, फिर उसका प्रोडक्ट किससे करते हैं, जितने भी जो डिस्टेंस थे उन मासेस के फ्रॉम फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके स्क्वायर के साथ। तो अब वैल्यू ऑफ आई किस किस पे डिपेंड करती है, अगर हम देखें सबसे पहले तो ये आपको पता लग रहा है मास पे डिपेंड करेगी ऑफकोर्स, है ना, और किस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट है पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, दैट इज आर आई। ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, किस तरह की शेप है, उस पर डिपेंड करती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि जो मास है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किस किस डिस्टेंस पे और किस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द फिक्स एक्सिस। तो इन सब चीजों पे हमारा क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है। अब हमने देखा कि अब हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या रिलेशन है। अब तक हमने दोनों को इंडिविजुअली स्टडी किया, काइनेटिक एनर्जी को, फिर उसी की हेल्प से हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। अब हमें पता है कि दोनों में क्या रिलेशन, सबसे पहले हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसे हमने डिराइव किया था। अगर मैं ओमेगा को 1 ले लूं तो उस केस के अंदर मेरा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, हाफ आई होगा, ठीक। अब इस 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन आएगा वो कुछ ये आएगा, दैट इज आई इज इक्वल्स टू 2 इंटू के ई। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डबल होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ द kinetic energy of the rotation of the body rotating with unit angular velocity about the given axis। ये आपने ध्यान देना है कि हमने एंगुलर वेलोसिटी क्या ली है, इसमें यूनिट ली है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ 1 पुट की थी, ठीक। तो ये तो हो गया आपका, दोनों कंसेप्ट अब क्लियर हो गए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन क्या होती है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब हम बात करेंगे इनकी यूनिट्स की। सबसे पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, ऑफकोर्स आपको पता है ये क्या है, एम आर स्क्वायर ही है, एम आई आर आई स्क्वायर है। तो एम मास की तो मास होगा, और आर आई स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस स्क्वायर है। तो मास के लिए किलोग्राम यूज करेंगे और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, या इसी ये तो ऐसा ही में होगी, अगर सीजीएस में लेके जाना है तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। और इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, m1l2t टी नॉट, ठीक। So this is all about the moment of inertia and kinetic energy. So hope you understood this concept well, and if you like the video please don't forget to share it or subscribe my channel Science Analytica for
next videos of the same topic. Thank you so much.